गुड मॉर्निंग क्लास। सो बेटा हिस्ट्री में हम सब लोग पढ़ रहे थे रशियन रेवोल्यूशन के बारे में। ठीक है, तो रशियन रेवोल्यूशन के बारे में आप लोगों ने क्या पढ़ा था? वह क्रांति जो जार निकोलस के विरोध में की गई थी, वह क्रांति जो जार निकोलस के विरोध में की गई थी। ठीक है, तो आप लोगों को आज पढ़ना है द रशियन एम्पायर, यानी कि रूसी साम्राज्य के बारे में पढ़ना है। आखिर यहाँ का जो साम्राज्य था वो किस प्रकार था, क्यों लोग इसका विरोध कर रहे थे, ज़ार निकोलस के बारे में, ज़ार निकोलस था कौन। ठीक है, ये बहुत सारी जानकारी आप आज इस टॉपिक में पढ़ेंगे, यानी कि रूसी साम्राज्य 1914 में। ठीक है, तो बेसिकली अगर हम बात करते हैं रशियन एम्पायर की, ठीक, तो रशियन एम्पायर में आपको ये बताया जा रहा है कि 1914, ठीक है, वर्ष 1914 में ज़ार निकोलस सेकेंड, क्या नाम था? ज़ार निकोलस सेकेंड, वर्ष 1914 में जो आपके ज़ार निकोलस सेकेंड थे, ज़ार निकोलस सेकेंड। ठीक, अब ज़ार निकोलस सेकेंड का रूस एवं उसके पूरे साम्राज्य पर शासन था। ज़ार निकोलस के रूस, सो बेटा हम बात कर रहे थे ज़ार निकोलस सेकेंड की, तो ज़ार निकोलस पूरे रशिया का और पूरे साम्राज्य पर इसका शासन था। किसका? ज़ार निकोलस का। ठीक है, अब देखिए मॉस्को के आसपास के जितने भी क्षेत्र थे रूसी साम्राज्य यानी कि रशियन एम्पायर में, फिनलैंड, लेटिविया, लिथुआनिया, एस्टोनिया, पोलैंड, यूक्रेन व बेलारूस के कुछ क्षेत्र भी सम्मिलित थे, यानी कि ज़ार निकोलस का शासन यहाँ से यहाँ तक फैला हुआ था। मॉस्को, फिनलैंड, लिटविया, लिथुआनिया, एस्टोनिया, पोलैंड, यूक्रेन, बेलारूस के आसपास इनका क्षेत्र पूरा था। यह साम्राज्य, ये जो आपका साम्राज्य है आपका मिड एशिया तथा आपका प्रशांत महासागर तक फैला था। ठीक है, प्रशांत महासागर तक फैला था। मध्य एशिया राज्यों में आपके आ जाते हैं जॉर्जिया, आर्मेनिया, ठीक है, अजरबैजान भी रूसी साम्राज्य के अंतर्गत आते थे। तो यहाँ पर आपका ये बताया जा रहा है जो आपका मिड एशिया जो राज्यों में आपका जॉर्जिया, आर्मेनिया, ठीक है, अजरबैजान भी ये आपके रशियन एम्पायर के अंदर ही आते हैं। तो हमने आपको ये बताया है कि आपका मॉस्को, ठीक है, फिनलैंड, लिटविया, लिथुआनिया और एस्टोनिया, पोलैंड, यूक्रेन और बेलारूस और आपका ये हो गया जॉर्जिया, आर्मेनिया और अजरबैजान, ये सारे क्षेत्र आपके पूरे रशिया में आ जाते थे। ठीक है, अब यहाँ पर ये भी बताया जा रहा है आपका जो रशिया में सबसे ज़्यादा या सबसे अधिक ऑर्थोडॉक्स क्रिश्चियनिटी के धर्म के लोग पाए जाते हैं। रशिया में सबसे अधिक ऑर्थोडॉक्स क्रिश्चियनिटी को मानने वाले लोग ज़्यादा मिलेंगे। ठीक, इस धर्म का जो भी उद्भव है रूसी ऑर्थोडॉक्स चर्च से हुआ। ठीक, इस धर्म का उद्भव रूसी ऑर्थोडॉक्स चर्च में हुआ था। अब जो रशिया एम्पायर है, ठीक है, रशिया एम्पायर के अंतर्गत रहने वाले और कौन कौन से धर्म हैं आपके? कैथोलिक, प्रोटेस्टेंट, मुस्लिम और बौद्ध धर्म भी शामिल है रशिया में। ठीक है, अगर हम बात करें अब अर्थव्यवस्था और साम्राज्य की, ठीक है, अर्थव्यवस्था और समाज की अगर हम बात करें तो देखिए 20वीं सेंचुरी के शुरुआत में ही जो रशिया की जनसंख्या थी उस जनसंख्या का ज़्यादा से ज़्यादा हिस्सा वो कृषि कार्य से जुड़ा हुआ था, यानी कि मोस्टली जो आपकी पॉपुलेशन थी वो एग्रीकल्चर पर डिपेंड थी। रूसी साम्राज्य की लगभग 85% जनता अपनी रोज़ी रोटी के लिए, अपनी जीविका के लिए खेती पर ही निर्भर थी। जैसे कि हमारे इंडिया में 75% एग्रीकल्चर में डिपेंड है, वैसे रशिया में 80% एग्रीकल्चर पर डिपेंड थी। अपनी रोज़ी रोटी के लिए, अपनी अर्निंग के लिए ये खेती पर ही निर्भर थी। अगर लेकिन हम यूरोप की बात करें तो यूरोप के किसी भी देश में खेती पर आश्रित जनता का प्रतिशत इतना नहीं था। यूरोप में हमने आपको बताया तो टोटल देश कितने आते हैं? 42। ठीक है, अन्य देशों की अगर बात करें तो वो कृषि पर इतना निर्भर नहीं था। अगर हम एग्जाम्पल की बेटा बात करें तो फ्रांस और जर्मनी में खेती
पर निर्भर आबादी 40 और 50% ही है। बेटा आपके हम यूरोपियन की बात कर रहे हैं तो आपके एग्जाम्पल में जर्मनी और फ्रांस की जो जनसंख्या है वो 40 और 50% ही खेती पर निर्भर है। लेकिन अगर हम पर्टिकुलर रशिया की बात करें तो यहाँ पर 80% आपकी जनसंख्या खेती पर निर्भर है। यहाँ पर आपको ये भी बताया जा रहा है कि जो रूसी साम्राज्य के जो कृषक थे यानी कि किसान आवश्यकता पूर्ति के लिए अतिरिक्त बाजार के लिए भी पैदावार करते थे। रूस अनाज का एक बहुत बड़ा ही निर्यातक था। ठीक है, जो रशिया में, क्योंकि आप जानते हो यहाँ पर मोस्टली जो पॉपुलेशन है वो एग्रीकल्चर पर डिपेंड है और अपनी आवश्यकता पूर्ति के लिए तो खेती करते ही थे, परंतु जो मार्केट की भी जो डिमांड होती थी उसके लिए भी ये खेती किया करते थे। जो है आपका रशिया है वो अनाज का एक बहुत ही बड़ा निर्यातक है, यानी कि बहुत ही बड़ा आपका क्या है, ये निर्यातक है। उस समय उद्योग धंधे बहुत कम थे। ठीक है, अगर हम बात करें 20वीं सेंचुरी की शुरुआत में तो जो आपके इंडस्ट्रीज़ वगैरह थी वो बहुत कम थी। ठीक, सेंट पीटर्सबर्ग ये भी आपका क्या है, देश है, और मॉस्को ये भी आपका क्या है, देश है। यहाँ पर कुछ इंडस्ट्रीज़ थी। अगर हम पूरे उसकी बात करें अधिकांश उत्पादन कारीगर ही करते थे और इन इंडस्ट्रीज़ में जो भी वो थे लेबर्स नहीं थे, मजदूर नहीं थे, जो भी उत्पादन था वो कारीगर ही करते थे। लेकिन कारीगरों की वर्कशॉपों के साथ साथ बड़े बड़े कलखाने भी स्थापित हुए। धीरे धीरे थोड़ा सा और डेवलपमेंट हुआ, थोड़ी सी और इंडस्ट्रीज़ आ गई। ठीक है, अगर हम बात करते हैं अधिकांश कारखाने यानी कि इंडस्ट्रीज़ फैक्ट्रीज़ 1890 के दौरान प्रारंभ हुई थी। 1890 में और भी काफ़ी इंडस्ट्रीज सेटअप हुई जब रशिया में रेलवे नेटवर्क बिछाया जा रहा था, ये फैलाया जा रहा था। ठीक है, उसी समय रूसी उद्योग यानी कि रशिया के जो इंडस्ट्रीज़ थे वो आपके फॉरेन इन्वेस्टमेंट भी तेज़ी से बढ़ रहा था। यहाँ पर यानी कि रशिया में अब फॉरेन इन्वेस्टमेंट की भी प्रक्रिया स्टार्ट हो गई। ठीक, इन कारकों के चलते ही कुछ वर्षों में रशिया में कोयला उत्पादन में भी 2 गुना और स्टील उत्पादन में भी 4 गुना वृद्धि हुई। तो यहाँ पर आपको एक बेसिकली वर्ड बताया जा रहा है बेटा कि ये है आपका वर्ड QUADRULENT। ठीक है, तो ये वर्ड आपका बताया जा रहा है। तो यहाँ पर इस वर्ड का मतलब है कि कोयला उत्पादन में रशिया जो था 2 गुना उन्नति कर रहा था और स्टील प्रोडक्शन में ये 4 गुना उन्नति कर रहा था। सन 1900 की बात करें, 1900 की बात करें, तब तक कुछ क्षेत्रों में, कुछ एरिया में कारीगरों और कारखाने मजदूरों की संख्या लगभग बराबर हो चुकी थी। देखिए बेटा, अब हमने बात आपको बताई थी कि 1890 में कुछ ही इंडस्ट्री सेटअप हुई थी और कारीगर ही मोस्टली सारा कार्य करते थे। ठीक है, कारीगर ही मोस्टली सारा वर्क करते थे। लेकिन 1900 के आते आते अब कारीगरों और जो कारखानों में मजदूरों की संख्या थी वो लगभग बराबर हो चुकी थी। ज़्यादातर कारखाने उद्योगपति के निजी संपत्ति में थे। मज़दूरों को न्यूनतम वेतन मिलता था। ठीक है, जो मज़दूर थे जैसा कि हम पहले भी बता रहे हैं कि उनसे वर्क ज़्यादा लिया जाता था और उनको पेमेंट कम दिया जाता था, सैलरी उनकी कम थी और काम की पाली घंटे की निश्चित हो। इस बात का ध्यान रखने के लिए सरकारी विभाग बड़े कारखानों पर निरंतर दृष्टि बनाए रखते थे, लेकिन जो फैक्ट्री इंस्पेक्टर भी नियमों के उल्लंघन को रोक पाने में असफल थे। सरकार की भी यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा पैनी नज़र रहती थी, लेकिन जो फैक्ट्री इंस्पेक्टर यानी कि फैक्ट्री ऑफिशियल जो मेंबर्स थे वो नियमों के उल्लंघन को रोक पाने में असफल थे। ठीक है, कारीगरों की इकाइयों और वर्कशॉप में काम की शिफ्ट 15 घंटे तक खिंच जाती थी। जो मज़दूरों से काम लिया जाता था वो 15 घंटे तक लिया जाता था, और जबकि कारखानों में मज़दूर आमतौर पर 10-12 घंटों के ही शिफ्ट में काम करते थे। मज़दूरों के रहने के लिए भी कमरों से लेकर डॉर्मेंट्री तक तरह तरह की व्यवस्था उपलब्ध थी। यहाँ पर ये भी बताया जा रहा है मज़दूरों के लिए कमरे की भी व्यवस्था उपलब्ध थी। अगर हम सामाजिक स्तर पर देखें तो सामाजिक स्तर पर मज़दूर बटे हुए थे। ठीक है, कुछ मज़दूर अपने मूल गांव के थे, अपने जिस गांव के ही थे, और गांव के साथ साथ अभी भी गहरे संबंध बनाए हुए थे। बहुत सारे मज़दूर स्थायी रूप से शहरों में ही बस चुके थे। कुछ लोग जो थे वो मज़दूर गांव से आते थे और फिर बाद में गांव में ही चले जाते थे छुट्टियों में, लेकिन कुछ जो मज़दूर थे जहां पर उद्योग धंधे थे, जहां पर इंडस्ट्रीज़ थी, वहीं पर अपना रहना और बसारा
करे हुए थे। इनके बीच योग्यता और दक्षता के स्तर भी काफ़ी अंतर था। जो गांव के मजदूर थे और जो शहर के मजदूर थे, योग्यता के बारे में भी आपको बताया जा रहा है, क्वालिफिकेशन के बारे में भी बताया जा रहा है। सेंट पीटर्सबर्ग के एक धातु मजदूर ने कहा था, एक सेंट पीटर्सबर्ग में एक मजदूर ने कहा था, धातु कर्मचारी ने कहा था, धातु कर्मी मजदूरों में खुद को साहब मानते थे। धातु कर्मी मजदूरों में खुद को साहब मानते थे। उनके काम में ज़्यादा प्रशिक्षण और निपुणता की ज़रूरत जो रहती थी। ठीक है, देखिए जो धातु कर्मी मजदूर थे वो अपने आप को साहब मानते थे, क्योंकि उनके काम में ज़्यादा प्रशिक्षण और निपुणता की ज़रूरत जो रहती थी। 1914 में फैक्ट्री मजदूरों में औरतों की भी संख्या इन्वॉल्व थी, 31% औरतें थी। ठीक, लेकिन उन्हें पुरुष मजदूरों के कंपैरिजन में कम वेतन मिलता था। ठीक, ये हमेशा से चला रहा है, हमारे भारत देश में भी ऐसा होता है। पुरुषों के वेतन के सापेक्ष आधे से 3/4 ही इनको मिलता था। मजदूरों के बीच मौजूद फासला उनके पहनावे और व्यवहार में भी साफ दिखाई देता था। ठीक है, उनके पहनावे में भी फ़र्क था। कुछ मजदूरों ने बेरोजगारी या आर्थिक संकट के समय एक दूसरे की मदद करने के लिए संगठन भी बना लिए थे, एसोसिएशन भी फॉर्म किए थे, लेकिन ऐसे संगठन बहुत कम थे। ठीक है, आगे इसके बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे। आपको हमने नोट्स दिया हुआ है, तो आप लोग नोट्स से भी स्टडी कर सकते हो। ठीक है, वहाँ पर हम आपको एक मैप भी देंगे और मैप में आपको देखना है कि हमारा फ्रांस कहाँ पर है। ठीक है, ओके बेटा, थैंक यू।